है। उसके अलावा मैं साथ साथ इसी वजह से आपको नोट्स दे रहा हूँ और रिसोर्सेज भी दे रहा हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को साथ साथ खुद से अपडेट करते रहें। सर पहला मॉक कब होगा हमारा? ये हमारा जब 2 लेक्चर्स के बाद, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के बाद ना, जब पार्ट 1 कंप्लीट होगा। वो आप चेक करके देंगे? हाँ जी, ऑनलाइन चेक करूंगा सामने। सर एक और ओके सर। क्वेश्चन है। जी, सर ये जो कयूम वाली बुक है ना। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके सर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? एम आई यस सर। ऑडिबल? जी आ रही है। सो अगला जो हमारे पास, अगला इसमें एक स्टार्ट होता है। 3 हमने इसमें मेजर इवेंट्स पढ़ने हैं। एक है जी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। दूसरा फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, और इसके साथ अगर हमारे पास टाइम और हुआ तो हम एक और भी साथ कर लेंगे टॉपिक। अच्छा, जब दुनिया में द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होता है। कॉलोनाइजेशन क्या था कि यहाँ से यूके, जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, यहाँ पे जाते थे किसी भी एरिया में। अपने माइक ऑफ रखें प्लीज आप। वहां से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते थे, और वहां पे रूल करते थे बाय फोर्स। यानी एक तो उनकी जो फ्रीडम थी वो उसको कर्ब किया हुआ था। दूसरा, उनके जो सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो कर्ब किए हुए थे। तीसरा, उनको क्या था कि उनको सुप्रेस किया हुआ था इन मल्टीपल वेज। और वन ऑफ दोस, दूसरी साइड पे देखें कि अब जितने भी अमेरिका में लोग जा रहे थे, बेसिकली जो अमेरिका है इसको कहा जाता है लैंड ऑफ सेटलर्स। अब यहाँ पे देखें, सब कॉन्टिनेंट में लोग पहले से रह रहे थे, हम डिफरेंट थे और वो आके ऊपर से डिफरेंट आए। लेकिन वहां पे जो यूके था, वहां से लोग भाग के चले जाते थे उस कॉलोनी में, वहां पे रहना स्टार्ट कर दिया, यूरोप से रहना स्टार्ट कर दिया। यानी वो उनके अपने ही लोग थे जो वहां पे गए थे। समझ आई ये बात सबको? चैट बॉक्स में बताएं सबको ये बात समझ आई कि वहां पे जो लोग गए थे वो ज्यादातर फ्रेंच थे। इसी वजह से आप देखते हैं कि वहां पे फ्रेंच भी हैं, मैक्सिकन्स भी हैं, उसके अलावा आपके पास और इंग्लिश भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूएस में लोग रह रहे हैं, वो बेसिकली दे वर ऑल माइग्रेटेड फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूके था, वो था। सो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, बिफोर 7 ईयर वॉर, 7 ईयर वॉर के नतीजे में जो फुल कंट्रोल था अमेरिका का, वो किसके पास चला गया था? अगर आपने पढ़ा है तो बताएं जी। ब्रिटिश। सर ये फ्लोरिडा उसके यू पास, यूके के ग्रेट पास। ब्रिटेन। पहले फ्रांस के ग्रेट पास था। ब्रिटेन के ग्रेट पास चला ब्रिटेन। गया। और ग्रेट ब्रिटेन के वॉर पे क्या आए थे, काफी ज्यादा एक्सपेंसेस आए थे। फाइनेंशियल बर्डन। ठीक है।
सो ये क्या हुआ कि आपके पास जो इन्होंने यूके ने उस चीज को कंपनसेट करने के लिए कुछ एक्ट पास किए। ठीक है। एक्ट में सबसे पहले आपके पास नेविगेशन एक्ट आता है। ठीक है। ये आपके पास कोई 4 से 5 थे, जैसे पहला आई गेस 51 में आया, फिर 60 में आया, फिर आपके पास 63 में आया, 73 में आया, 96 में आया। ठीक है जी। ये क्या थे कि आपके पास सीरीज ऑफ लॉज थे इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, कि इनेक्टेड थे बाय द पार्लियामेंट, जिसके मतलब मकसद क्या था आपके पास कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कॉलोनियल ट्रेड थी, ठीक है, बिटवीन द कॉलोनीज, यानी जो वहां पे कॉलोनीज थी उस पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया, एंड आउटसाइड ऑफ द कॉलोनीज। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस की आपके पास क्या थी, कॉलोनीज थी, चाहे वो ब्रिटिश कॉलोनीज थी या कोई और कॉलोनीज थी, उन्होंने ट्रेड करनी होती थी, तो अब उसके लिए जो बेनिफिट था, ठीक है, बेनिफिट था, उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक लिस्ट बना दी। फॉर एग्जाम्पल, उसको वो कहते थे इनेमोरेटेड, इनेमोरेट कर दिया। उन्होंने कहा जैसे टोबैको है, जैसे शुगर है, जैसे इंडिगो है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में जाएंगे, ब्रिटेन क्या करेगा, उस पे प्रोसेस करेगा, देन दे विल गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। सो इस तरह से क्या हुआ कि ब्रिटेन ने अपनी मोनोपोली कायम करने की कोशिश की। मोनोपोली मतलब होता है कब्जा या अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड। ठीक है जी। वो इनमेरेटेड लिस्ट हो, जैसे टोबैको था, जैसे शुगर था। ठीक है। सो उसके बाद उन्होंने जो दूसरा एक्ट लेके आए, वो था आपके पास कॉलोनियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोहिबिशन एक्ट। अच्छा, इसके नाम से आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने कहा होगा? सर चैट बॉक्स में। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा आयरन का, वो कॉलोनीज के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब जनरली अगर हम इसके नाम से भी देखें तो उसमें यह है कि जो कॉलोनीज हैं वो कुछ चीजें नहीं बना सकती। अब वो चीजें कौन सी हैं कि वो आपके पास कुछ आयरन की हैं, उसके बाद क्लॉथ्स हैं, क्लॉथिंग है यानी टेक्सटाइल जो है। ठीक है। और उसके अलावा कुछ और चीजें थी जिसमें उन्होंने क्या किया कि आपके पास वो नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब ये था कि इसका जो रॉ मटेरियल है ये किधर जाएगा, यूके में प्रोसेस होगा, मैन्युफैक्चर होगा। ठीक है। फिर इसको दोबारा कॉलोनीज में भेजा जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कौन कमा रहा है यहाँ पे? यूके बना कमा रहा है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक और आपके पास, ये आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं, एज इट इज सारा कुछ उसमें लिखा होगा नोट्स में। डिक्लेरेटरी एक्ट 1776। ठीक है। जिसमें उन्होंने कहा कि आपके पास ऑल लॉज, पहले क्या था कि सेमी आपके पास कंट्रोल था, कि कुछ में उनको ऑटोनमस थी, जो कॉलोनीज थी उनकी अपनी एक बॉडीज होती थी, वो ऑटोनमस होती थी। सो इन्होंने क्या किया कि ऑल लॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ठीक है जी, वो कहाँ पे बनेंगे? यूके की पार्लियामेंट में, और उनको वहां पे इम्पोज किया जाएगा। फिर उसके बाद एक उनका प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था टाउनशेड। ठीक है। 1767 में उसने क्या किया कि उसने फर्दर कुछ लॉज पास किए जिसमें उसने ड्यूटीज इंपोज कर दी। यानी एक तो थी इनमेरेटेड लिस्ट, दूसरी थी उन पे ड्यूटीज, मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स आपके पास टैक्स। ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये ट्रेड करनी है तो आपको ये ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास बोस्टन टी पार्टी आती है, जहां से आपके पास ये सारा ट्रिगर होता है 16 दिसंबर 1773 में।
बॉस्टन के मकाम पे इन्होंने, जो कॉलोनियलिस्ट हैं, इन्होंने सारी जो टी वो इन्यूमरेटेड लिस्ट में है उसको क्या कर दिया, डंप कर दिया। इन्होंने फायरिंग खोल दी उनपे, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनमें क्या हुआ कि एक वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है बिटवीन कॉलोनियल्स एंड यूके। और एक फेमस स्लोगन आता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन। अब इस बात की आपको समझ आती है कि क्यों कहा उन्होंने? एनीवन जिसको समझ ना आई हो इस बात की कि क्यों उन्होंने कहा? नहीं सर, नहीं समझ आई कि क्यों अब कहा। देखिए ना, वो कहते हैं कि आप हम पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम पे टैक्स लगाना है, ये स्टैम्प एक्ट लगाना है, नेविगेशन एक्ट लगाना है, या दूसरे एक्ट लगाना है, ठीक है, तो हमें आप रिप्रेजेंटेशन भी दो। ठीक है जी, जी अब सर, अब समझ। समझ आ गया। सो उसके नतीजे में क्या होता है कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है आपके पास? पहली इनकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस आती है फिलाडेल्फिया पे। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ये थी कि एक इंटरम काइंड ऑफ बॉडी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके पास जो यूनिफाई किया जा सके कॉलोनियल रेजिस्टेंस को। ठीक है जी। और फाइनली क्या होता है कि 4 जुलाई। अच्छा, ये वाला पार्ट किसी भी हिस्से में ना, आपने फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे कि बैटल्स क्या हो रही हैं, ये क्या हो रहा है, ये बड़ा आपने कम रखना है, क्योंकि इस पे वो एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता, वो कहता है कि इसका एनालिसिस करें आप। ठीक है। थॉमस जेफरसन ने जो इंडिपेंडेंस थी वो डिक्लेयर कर दी वहां पे। कुछ मेजर बैटल्स थी, जैसे लेक्सिंगटन है, कनकॉर्ड है, वो होती है। और इसमें आपके पास कुछ फॉरेन एलिमेंट्स भी थे, जैसे फ्रांस, स्पेन, उन्होंने वहां पे नेटिव्स को क्या किया, हेल्प किया। अब फ्रांस ने ये अपना क्या कहते हैं कि आपके पास जो लोकल्स थे उनको क्यों सपोर्ट किया, कौन बताएगा जी? क्योंकि वो राइवल था ग्रेट ब्रिटेन का, इसलिए। एग्जैक्टली exactly। ठीक है जी। सो इसके नतीजे में जो एंड होता है वो तो आपके सर इसमें पास, उसमें 7 ईयर वार में फ्लोरिडा भी वापस किया था इसको यूके हाँ ने, जी, ट्रीटी ग्रेट ऑफ ब्रिटेन। पेरिस होती है 1783 में। इससे पहले भी एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। इसमें क्या हुआ कि इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ यूएस जो है उसको क्या कर लिया गया। पर वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। नहीं यार, ऐसे ना करो। 1763 में हुई थी। 7 ईयर वॉर। एंड ऑफ हाँ, 7 ईयर 7 वॉर वॉर। में। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं, ये सारा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन भी आती है, बिल ऑफ राइट्स भी आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो इसके इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है। सबसे पहले तो क्या हुआ कि यूके का लॉस ऑफ कॉलोनीज हो गया, उसकी वजह से उनकी जो प्रेस्टीज है वो चली गई। ठीक है। और आपकी जो यूके की ग्लोबल स्टैंडिंग है एज अ कॉलोनियल पावर, क्योंकि देखिए ना, आपके पास एक पूरा जो हिस्सा है वो आपसे चला गया है, वो चला गया, और इसी वजह से उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। फिर वहां पे डोमेस्टिक अनरेस्ट आता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि वहां पे गवर्नमेंट भी चेंज हो जाती है। ठीक है जी। लॉर्ड नॉर्थ था, उसकी गवर्नमेंट जो है वो 1782 में वहां पे चली जाती है। लेकिन सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट यूके पे आता है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स, जो इसको करना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है, वो है इकोनॉमिक बर्डन। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि वॉर डेट इंक्रीज हुआ। इन्होंने मैसिव क्या की, टैक्सेशन की अपने ही लोगों पे अब। ठीक है।
और इन्होंने 1790s में यहाँ पे सॉल्ट लॉज भी लेके आए थे कि हमने सॉल्ट को इम्पोर्ट नहीं होना देना। उसके बाद जो है यहाँ पे भी इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में भी ज़्यादा एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर दी। फिर लॉस ऑफ ट्रेड, कि पूरी की पूरी वो जो इनिशली 30 कॉलोनीज थी वो सारी की सारी चली गई। उसके बाद क्या था कि आपके पास इसके सोशल इम्पैक्ट भी थे। सोशल इम्पैक्ट क्या थे कि एक अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है। वो क्या कहते थे आपके पास कि जो मोनार्की है उसको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और जिस तरह अमेरिकन लोगों ने अपनी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया है, इस तरह हमें भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है जी। सो ये क्या था कि आपके पास अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी जिसके कुछ इम्पैक्ट्स थे। और आपने इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि डिटेल में आप जाएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। कोई क्वेश्चन और है तो ये पूछ लें। एनी क्वेश्चन? सबको समझ आ गया है? ब्रिटिश हिस्ट्री आसान है या मुश्किल है? आसान है सर, सर कंपैरेटिवली आसान है। अभी तक। इनके देखिए नाम भी इजी हैं, जो जॉन, ये सारे एडवर्ड, जॉर्ज वन, ये नाम भी इजी हैं बस सारे आपका जो तो। मुश्किल पार्ट है ना वो हो गया है। कॉलोनीज जी वो बना रहे थे इस वजह से कि उन्हें वहां से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना था। ठीक है जी। सो अब दूसरा इम्पैक्ट मैंने आपको बताया था, जब 7 ईयर वॉर हुई थी तो आपके पास क्या हुआ, जो फ्रांस का था, लियो दी 14 उसका नाम था, उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसका पीरियड है फ्रॉम 1789 टू 1799। इसमें एक तीन क्लासेस थी वहां पे। ठीक है जी। ये इस तरह से क्लास सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। एक साइड पे क्या थी आपके पास, क्लर्जी, नोबिलिटी, यहाँ पे नीचे था आपके पास कॉमन मैन। इसको कहा जाता था स्टेट सिस्टम। और यहाँ पे ऊपर क्या होता था कि अब किंग ने इनके साथ अलायंस बनाया हुआ था। ठीक है। क्लर्जी किसको कंट्रोल करती थी आपके पास, चर्च को। और चर्च स्पिरिचुअल पावर एक्सरसाइज करता था। और मेजर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो आपके नोबिलिटी के पास थे। अब जब आपके पास होती है ना ये 7 ईयर वॉर, 7 ईयर वॉर के बाद इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फाइनेंशियल। एक तो इनकी कॉलोनीज खत्म हुई। ठीक है। दूसरा इनके पास क्या होता है आपके पास कि इन्होंने मैसिव टैक्सेशन लगाना स्टार्ट कर दी। ठीक है जी। जब टैक्सेशन लगाना स्टार्ट कर दी, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो लोग थे उनको जो ब्रेड एंड बटर है वो नहीं मिलता, यानी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है महंगाई, वो आपके पास ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी। और जब वो ज्यादा होती है तो आपके पास क्या होता है कि लोग वहां पे एक आपके पास था, एक प्लेस थी जिसका नाम था बास्टाइल पैलेस। यानी एक साइड पे लोग भूखे मर रहे थे और दूसरी साइड पे किंग जो है मोनार्क अपने लिए एक पैलेस उसने तामीर कर दिया। तामीर कर दिया तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि लोगों ने, जो कॉमन मैन थे, उन्होंने इस पे अटैक कर दिया। अब यहाँ पे दो ग्रुप थे, एक जो रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे और जो एक इसके अगेंस्ट थे। अब जो सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने इनको मारना स्टार्ट कर दिया रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है। रेवोल्यूशन के बाद इनको मारना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम कहते हैं रेन ऑफ
टेरर। ठीक है जी। और उस रेन ऑफ टेरर का एंड कब होता है? जब आपके पास 1792 में जो किंग होता है ऑलरेडी वहां पे मौजूद था, उसके बाद उसको वो क्या कर देते हैं, आपके पास बेहेड कर देते हैं। एक मूवी है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, पूछ देखिएगा, नेपोलियन, जिसकी जोकर मूवी अच्छी है बहुत आपके पास। वो अच्छी मूवी है, इस पे लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट क्लास से पहले असाइनमेंट ही समझ लें, आपने इसको देखना है और उसके नोट्स बनाने हैं आप। अच्छा, इसमें जो आपके पास मेजर जो चीज आती है, या ब्रिटेन के क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन का यूके पे क्या असर हुआ। अब ब्रिटेन में आपके पास क्या था कि ब्रिटेन इनिशियली सपोर्टेड फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, क्यों? एक तो उनके साथ क्या थी, इनकी राइवलरी थी। दूसरा क्या था आपके पास, इन्होंने कहा कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पे मोनार्की थी, अभी तक एब्सोल्यूट मोनार्की थी, खत्म ही नहीं हो रही थी। और तीसरा क्या था कि आपके पास इनलाइटनमेंट। इनलाइटन मतलब होता था कि एक नई सोच, एक नई आपके पास आ रही थी, तो उस वजह से इन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसमें क्योंकि यूके में भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट किया। ठीक है। सो लेकिन आपके पास क्या हुआ कि जैसे ही आपके पास वॉर के बाद नेपोलियन आता है, तो वो कहता है कि हमें ये जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, कि जहां पे भी कोई खत्म करना चाहता है उसको हम सपोर्ट करेंगे, तो उसने ब्रिटेन पे क्या कर दी, वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक है जी। सो और दूसरा, जब उन्होंने किंग को बेहेड किया, तो यहाँ की अपनी जो मोनार्की थी उस टाइम पे उनको भी मसला हो गया। उन्होंने कहा कल को ये आएंगे, हमारे भी ये डिमांड करेंगे। ठीक है। सो वहां पे आपके पास टू क्लासेस ऑफ लीडरशिप जो है बनती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे चार्ल्स फॉक्स था, थॉमस पेन था, उसके बाद रिचर्ड राइस, ये आपने नाम याद कर लेने हैं। अब चार्ल्स फॉक्स जो था बेसिकली एक वेग यानी लिबरल पार्टी का जो एक पॉलिटिशियन था। उसने कहा कि बेसिकली ये एक एक्सटेंशन ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन है। तो आप इसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप ग्लोरियस रेवोल्यूशन के साथ रिलेट कर सकते हैं और इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। कहते हैं कि ये बेसिकली मोनार्की के अगेंस्ट एक आपके पास है। फिर दूसरी साइड पे थॉमस पेन ने एक लिखा था, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसी तरह रिचर्ड प्राइस जो था, उसने भी एक अब सरमन दिया था, जिसमें उसने इन सब ने मिलकर कहा कि ये एक बड़ी रिमार्केबल इवेंट है। अब वहां पे भी डेमोक्रेसी आ गई है और यहाँ पे भी हम भी, हमारी भी डेमोक्रेसी है, तो कल को मसला नहीं होगा। लेकिन कुछ लीडर ऐसे थे जिसमें आपके पास, जब सबसे फेमस अ ग्रेट पॉलिटिशियन एडमंड बर्के था। बेसिकली ही वाज एन आयरिश फिलोसफर भी था और आपके पास स्टेटमैन भी था। उसने कहा कि बेसिकली ये टायरेनी है, चीजें एवोल्यूशन के थ्रू चेंज होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एवोल्यूशन होती है। एक चेंज आता है, फिर उसका काउंटर चेंज आता है, लोग उसको एवेलुएट करते हैं, फिर इस तरह से मामला चलते रहते हैं। ठीक है जी। सो ये नहीं होता कि आप एकदम
जो चीजें हैं उनको आप चेंज कर दें। ठीक है जी। ये नहीं होता कि आप एकदम चेंज कर दें। तो उसने एक लिखी थी रिफ्लेक्शंस ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस। उसने कहा कि रेडिकल चेंज जो है ये एक टाइम आएगा कि ये पूरे यूरोप को इनगल्फ कर लेगा। और दूसरी साइड पे विलियम पिट यंगर और इस टाइम पे जो किंग था जिसका नाम था जॉर्ज थ्री, इन सब ने मिलके क्या किया कि आपके पास उस जो वॉर ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसको, उसके अगेंस्ट क्या उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली हमें हॉन्ट बैक करेगी। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि जब नेपोलियन आया तो उसने ब्रिटेन के अगेंस्ट क्या कर दी, वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक है। अब ब्रिटेन के जब उसने क्या किया कि उसने आपके पास पूरा का पूरा जो यूरोप है उसने यूके, यूरोप पे भी उसने जो जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दी, देन स्पेन पे कर दी और ब्लॉकेड कर लिया। तो उन्होंने नेपोलियन के अगेंस्ट क्या किया, कॉन्टिनेंटल रशिया था और ये था, इन्होंने कोalition बनाया और नेपोलियन को 1815 में शिकस्त दी। ये आपको उस मूवी में बड़ी डिटेल में मिल जाएगा। सो इस सारे सिनेरियो में क्या होता है कि ये जो वॉर है, इस वॉर की वजह से, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से एक ब्रिटेन पे इम्पैक्ट आता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो थी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आपके पास। जी, बैटल ऑफ वाटरलू। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या थी कि इन्होंने, ये इस टॉपिक को हम अगली क्लास में आगे लेके चलेंगे, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की बुनियाद रखी। कि इन्होंने कहा कि अब जो लोग थे उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि हमें ज्यादा वोटिंग राइट्स दो। ठीक है, ज्यादा वोटिंग राइट्स दो ताकि हमें भी क्या हो कि यहाँ पे, वरना ये होगा कि अगर हम इनको वोटिंग राइट्स नहीं देंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास क्या होगा कि ये कल को मोनार्की को भी खत्म कर देंगे। ठीक है। सो ये एक बड़ा रिमार्केबल शिफ्ट था। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि जब लोगों ने नेपोलियन के अगेंस्ट लड़े तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी इससे पहले आपकी जो ब्रिटेन की नेशन थी वो आपस में डिवाइडेड थी, वो इकट्ठे हो गए। और जब उनका ब्लॉकेड हुआ, ये सारा ब्लॉकेड होता है तो उन्होंने सेल्फ हेल्प, यानी अपनी इंडस्ट्रीज पे उन्होंने ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया, ऑस्टेरिटी मेजर्स करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, नेपोलियन वाज डिफीटेड। लेकिन सबसे बड़ा जो एक मेजर मेरे ख्याल में चेंज आता है वो ये आता है कि अब पूरे यूरोप में एक फ्रांस था जो यूके को क्या कर रहा था, चैलेंज कर रहा था। सो कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है, ये बस नाम याद कर लें, जिसमें नेपोलियन की शिकस्त के बाद एक ट्रीटी हुई थी जिसपे, उसमें क्या हुआ कि जो पोस्ट वॉर सेटलमेंट थी, ठीक है, 1815 से लेकर 1914 तक यूरोपियन पॉलिटिक्स सारी की सारी, या जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें डोमिनेंट जो पोजीशन थी आपके पास वो यूके की थी। यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पावर था या वॉर पावर की इक्वेशन थी वो सारी की सारी यूके जो था उसको देख रहा था। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास मजीद कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस भी था कि आर्ट्स एंड लिटरेचर जो था वो भी यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ। ठीक है। और यहाँ पे दैट वाज अनदर पॉइंट कि जहाँ पे कलोनियल एक्सपेंशन की यूके ने, ठीक है, कलोनियल जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी जैसे नेदरलैंड था, स्पेन था, उनकी जितनी भी अफ्रीका और इंडिया में कॉलोनीज थी उनको इन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वहां पे चली जाती है और यूके दोबारा एक डोमिनेंट ग्लोबल पावर के तौर पे सामने आता है, इंपीरियल पावर के तौर पे आता है, क्योंकि इसका कोई राइवल ही नहीं था। यूएस वाले जो थे, यूएस उस टाइम पे पॉलिसी ऑफ मॉनरो डॉक्ट्राइन था, पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन, कि वो उन्होंने कहा कि दुनिया में जो चलता है चलता रहने दो, हम इसमें कोई भी
हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो कांग्रेस ऑफ वियना है, ये पूरे एक नया नया किस्म का जो है वो चलता है। ये था जी आपके पास अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन और आपके पास जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी यहाँ पर। एनी क्वेश्चन? सर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक तो इफेक्ट्स करने हैं उसके ब्रिटेन पे, और एक जी। नेपोलियन के लिहाज से लेके चलना है, ये दो डायमेंशन में करना है। अच्छा, इसमें सोहा जी, सोहा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स है ना, वो एंटी मोनार्की थी। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अगेंस्ट थे। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी तो मोनार्की के अगेंस्ट ही थी ना। ठीक है जी, आज के लिए फिर यही दो टॉपिक्स हैं। कल इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, चार्टिस्ट मूवमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो करेंगे। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुबह, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स है ना, वो अभी तक डिसाइड नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। और होपफुली हमारा जो नेक्स्ट 2 क्लासेस उसमें लाइक वी विल बी नीडिंग अराउंड 6 more lectures। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट आपने ये सारा कवर करना है।